हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और समय समय पर आप उनको देख भी रहे होंगे। और इस कोऑपरेशन के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है समायोजन, एडजस्टमेंट। और ये जो टॉपिक है या ये जो विषय है, इसके अंतर्गत हर बार कंपटीशन के अंदर, रीट के अंदर एक न एक प्रश्न जरूर आया है। तो इस टॉपिक को आप बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिए और सुनिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले देखिए समायोजन। देखिए गाइस, समायोजन क्या है? समायोजन व्यक्ति की आवश्यकता और वातावरण की मांग के बीच में संतुलन है। क्या है समायोजन? कि व्यक्ति की जो आवश्यकता है और जो वातावरण की डिमांड है, इनके बीच का संतुलन ही समायोजन, एडजस्टमेंट कहलाता है। सबसे पहले हम दो वैज्ञानिकों की परिभाषा है, इन वैज्ञानिकों की परिभाषा पढ़ते हैं, फिर हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आइजेंक के अनुसार समायोजन क्या है, यानी कि आइजेंक ने समायोजन का क्या अर्थ बताया है। समायोजन वह अवस्था है, यानी ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें एक ओर व्यक्ति की आवश्यकताओं और दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में पूर्ण संतुष्टि होती है, अथवा समायोजन की क्रिया के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित होना जरूरी। यानी एक ओर तो वातावरण में क्या है, एक ओर तो वातावरण में जो अधिकार है, वातावरण के जो अधिकार हैं और जो व्यक्ति की आवश्यकता है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य है। ठीक है, जिस प्रकार फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगी कि आपकी आवश्यकता है कि आपको पढ़ना है। आपकी क्या आवश्यकता है? कि आपको पढ़ना है। ठीक है, और मेरी मांग है कि आप चुपचाप बैठे रहें तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, हमारी दोनों की जो डिमांड है, आपकी डिमांड है कि हमें पढ़ना है और मेरी मांग क्या है, मेरी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड है कि अगर आप शांत बैठे रहेंगे तो ही मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप शांत बैठे रह जाते हैं, मेरी डिमांड को मान लेते हैं, तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति मैं करूंगी। यानी कि आपको जो पढ़ना है, पढ़ने वाली जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति मैं करूंगी। तो हम दोनों के बीच में, ठीक है, आपकी आवश्यकता और मेरी मांग के बीच में सामंजस्य हो गया, इसको समायोजन कहते हैं। ठीक है, तो मेरी भी कुछ डिमांड है, आपकी भी कुछ आवश्यकता है, अगर दोनों में परस्पर सामंजस्य स्थापित हो जाता है, इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट, समायोजन। ठीक है, यानी कि एक तरह से बोलेंगे कि जब कोई नए घर में जाता है, ठीक है, तो वो जो नया घर है, उस नए घर की मांग अलग होती है। मांग का अर्थ हो गया कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो अपने को कब समझ में आता है, जब थोड़े दिन अपन लोग उसमें रहते हैं। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है कि जिस प्रकार वो घर है, अपने को उसमें उसी प्रकार से सामान एडजस्ट करना है। अपन उस घर के कोनों को बदल नहीं सकते। ठीक है, और हमारी क्या आवश्यकता है? हमारी क्या आवश्यकता है कि हम इस घर में रहें, हमें घर की आवश्यकता है। ठीक है, और घर की क्या है, घर की जो स्ट्रक्चर है, जो कंडीशन है, हमें उसी प्रकार से एडजस्ट करनी है। तो एक बार जब घर के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा असंतुलन की स्थिति स्थापित होगी, क्योंकि नए नए घर में एडजस्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और जैसे जैसे आप सामान को जचाते जाएंगे, उसके अंतर्गत रहते रहेंगे, उस वातावरण में घुलते जाएंगे, वैसे वैसे आपको आदत पड़ती जाएगी और आप समायोजित हो जाएंगे। उन दोनों के बीच में, घर में और घर में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। और जैसे ही सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, संतुलन की स्थिति आ जाएगी, और संतुलन की स्थिति आते ही समायोजन हो जाता है। ठीक है, एक बार व्यक्ति में किसी भी कार्य के दौरान असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है और वो असंतुलन की स्थिति को व्यक्ति ज़्यादा समय तक उसको सहन नहीं कर सकता।
क्या नहीं कर सकता, ज़्यादा समय तक असंतुलन की स्थिति को व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। अतः उसको संतुलित करने के लिए उसको कई उपायों का क्या करना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने आइजेंक के अनुसार पढ़ लिया कि यहाँ एक ऐसी स्टेज है समायोजन जिसमें एक व्यक्ति की आवश्यकता और दूसरी ओर वातावरण के अधिकार में पूर्ण संतुष्टि होना जरूरी है। यानी व्यक्ति की आवश्यकता भी पूरी होनी जरूरी है, वातावरण का अधिकार। जैसे हमें फर्नीचर चाहिए, ठीक है, फर्नीचर के लिए हमें लकड़ी चाहिए, ठीक है, लकड़ी हमें कहाँ से मिलेगी, लकड़ी हमें जंगलों से या पेड़ों से मिलेगी, ठीक है। हमारी आवश्यकता है लकड़ी प्राप्त करना, और वातावरण की भी आवश्यकता है कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, तो उसके बदले हम पेड़ भी लगाएं ताकि वो जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच सतत पोषणीय विकास इनका एक समायोजित रूप होगा, ठीक है। हमें लकड़ी चाहिए, हम लकड़ी ले रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पूरे जंगल को हम काट दें। हमारी आवश्यकता अनुसार हमने लकड़ी ली और हमने उसकी जगह वृक्षारोपण कर दिया ताकि समय आने पर वो पेड़ और भी ज़्यादा अधिक बड़े हो जाएं और जो असंतुलन की स्थिति वातावरण में हुई थी वो संतुलित हो जाए। इसी को समायोजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोरिंग के अनुसार, बोरिंग ने जो इनका अर्थ बताया समायोजन का, वो देखते हैं। समायोजन वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली स्थितियों में संतुलन रखता है। यानी कि हमें जो चीज़ चाहिए और जहाँ से चाहिए या जिससे चाहिए, इन दोनों के बीच में हमें संतुलन रखना है, ठीक है। यानी अगर हमें चाहिए, हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, हम किसी व्यक्ति से मांगते हैं, तो अगर हम रूडली बोलेंगे मुझे तेरी ये चीज़ दे दे, तो क्या वो व्यक्ति हमें देगा? नहीं देगा, ठीक है। इसके लिए संतुलन बनाने के लिए, स्थिति को सही रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति से पोलाइटली बोलना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, प्लीज़ आप हमें ये चीज़ दे दो, तो वो व्यक्ति आराम से आपको दे देगा। आपकी आवश्यकता भी पूर्ति हो जाएगी, आप दोनों का जो संबंध है वो भी खराब नहीं हुआ। इसी को कहते हैं समायोजन। तो सामान्य अर्थ में हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, हम अपनी भाषा में इसका अर्थ या परिभाषा लिखते हैं। ये तो था आइजेंक के अनुसार, ये बोरिंग के अनुसार, और अब इसको हम सामान्य रूप से इसको परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। देखिए समायोजन, ये बहुत इजी वे से लिखने की कोशिश कर रही हूँ मैं ताकि आपको इनके अंदर इस चीज़ को समझा जा सके। समायोजन का सामान्य अर्थ व्यक्ति की आवश्यकता व्यक्ति की आवश्यकताओं और वातावरण की मांगों के बीच संतुलन होना है। देखिए सामान्य रूप से मैंने इन दोनों क्रियाओं को इसमें जोड़ दिया है, आपके लिए आसान हो जाएगी कि समायोजन का सामान्य अर्थ है व्यक्ति की आवश्यकता, जो हमारी नीड्स हैं उनकी, और वातावरण की मांगों की, यानी जो वातावरण की डिमांड्स है उनके बीच में संतुलन का होना। हमें जो कुछ चाहिए वातावरण से, किसी से भी चाहिए, ठीक है, तो हमें उसके लिए पोलाइटली उससे लेना होगा और उसकी भरपाई करनी, उसको संतुलन में लाना आवश्यक है। इसी को कहते हैं समायोजन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपका शुरू करती हूँ। उसके बाद हो गया होगा। अब जो गाइस हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत हमेशा
100% मैं ये बोलती हूँ कि इनके अंतर्गत से एक क्वेश्चन जरूर 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 आता है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। देखिए, जब मानव का संतुलन बिगड़ता है तो उस संतुलन बिगड़ने की स्थिति में मानव ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। ठीक है, मानव ज़्यादा समय तक असंतुलन की स्थिति में नहीं रह सकता और उसको संतुलित करने के लिए, उस स्थिति को संतुलित करने के लिए वो 2 उपाय अपनाता है। कितने उपाय अपनाता है? 2 उपाय अपनाता है। पहला उपाय है रक्षा तंत्र और दूसरा उपाय है कोपिंग व्यवहार। आइए इसको लिखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। जब व्यक्ति का समायोजन बिगड़ता है तो वह असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति का समायोजन बिगड़ता है तो वह असंतुलन की स्थिति में आ जाता है और यह असंतुलन की स्थिति व्यक्ति को ज्यादा समय तक यह असंतुलन की स्थिति व्यक्ति को ज्यादा समय तक नहीं रख पाती और इस स्थिति को संतुलित करने के लिए व्यक्ति दो प्रकार के उपाय करता है। ठीक है, जब व्यक्ति का समायोजन बिगड़ता है तो वह असंतुलन की स्थिति में आ जाता है और उस स्थिति में वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। क्या वो स्थिति उसको ज़्यादा समय तक रहने नहीं देती? तो उस स्थिति को संतुलन में लाने के लिए उसको 2 उपाय अपनाने पड़ते हैं। और वो 2 उपाय कौन से अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहला है रक्षा तंत्र और दूसरा है कोपिंग व्यवहार। ठीक है, पहला है रक्षा तंत्र, दूसरा है कोपिंग व्यवहार। तो पहले हम इसका बेसिक जानते हैं। देखिए, रक्षा तंत्र क्या है? रक्षा तंत्र एक ऐसी स्थिति है, ठीक है, रक्षा तंत्र एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत
व्यक्ति समस्या से बचने के लिए तर्क वितर्क देता है, कोई उपाय दे देता है। ठीक है, जिस प्रकार फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी आपको, मैंने एक बार पहले भी शुरुआत में भी एक बार ये आया था, रक्षा तंत्र आया था, उसमें हमने इसको अधिक गहराई तक नहीं पढ़ा था, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा था। मैंने आपको एक लोमड़ी का और अंगूर का उदाहरण दिया था कि एक पेड़ पर बहुत सारे अंगूर लगे हुए थे और लोमड़ी को इच्छा हो रही थी कि वो अंगूर खा ले। ठीक है, अब लोमड़ी ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो अंगूर उसके मुंह में नहीं आए। वो उछल करके लेने लगी लेकिन वो ऊंचाई पे थे तो वो अंगूर को नहीं खा सकी। ठीक है, अब वो उछली नहीं, वो उसने देखा कि वो खाएगी उस अंगूर को। तब उसने क्या किया, उसने देखा कि बहुत ऊंचाई पर है और अगर वो नहीं ले पाएगी तो फिर उसका मन हताश होगा, तो उसने रक्षा तंत्र का सहारा लिया। उसने क्या किया, उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए मुझे खाने ही नहीं, और वो वहां से चली गई। यानी उसने प्रयास ही नहीं किया अंगूर को किस प्रकार से लिया जा सके। ठीक है, तो उसने अपने आप को समायोजित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कि अगर वो बार बार प्रयास करेगी उसके हाथ नहीं आएगी तो हताश हो जाएगी। ठीक है, उसने अपने आप को इस चिंता से बचाने के लिए एक तर्क दे दिया कि अंगूर ही खट्टे हैं इसीलिए मुझे खाने ही नहीं दे। ठीक है, और कोपिंग व्यवहार है कि जब किसी के सामने कोई समस्या आ जाती है, किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या पर कोपिंग व्यवहार के द्वारा आक्रमण किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, जब समस्या आ जाती है तो व्यक्ति उस समस्या पर आक्रमण करता है, आक्रमण करके समस्या का हल करता है। जिस प्रकार कि लोमड़ी को अगर अंगूर ऊंचाई पे लग रहे थे, अगर वो कोपिंग व्यवहार करती तो वो किसी न किसी तरीके से या तो उछल करके उनको लेने की कोशिश करती, उछलती नहीं तो सीढ़ी लेके आ जाती और ले करके अंगूर ले लेती। ठीक है, तो इस प्रकार वो समस्या हल हो जाती। इससे समस्या हल होती है, या तो हाँ होगा या ना होगा, और इससे समस्या से बचा जाता है। डिफरेंस पता चल गया, रक्षा तंत्र के द्वारा समस्या से बचा जाता है तर्क दे करके, कोई उपाय दे करके, और कोपिंग व्यवहार के द्वारा समस्या पर आक्रमण किया जाता है। तो आइए, ये जो रक्षा तंत्र है गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस रक्षा तंत्र में से 100% हमेशा उदाहरणों के द्वारा इसके प्रकार पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा। अब हम एक एक करके रक्षा तंत्र पढ़ेंगे, फिर हम कोपिंग व्यवहार पढ़ेंगे। उदाहरण दिया, जैसे लोमड़ी का ये उदाहरण दे दिया कि एक पेड़ पर बहुत सारे अंगूर हैं और लोमड़ी उसको उछल करके लेने का प्रयास कर रही है। तो वो जो है लोमड़ी है वो किस उपाय का सहारा ले रही है, तो वो कोपिंग व्यवहार का सहारा लेगी। और अगर उसने बोल दिया कि एक पेड़ पर अंगूर हैं और लोमड़ी ने कहा कि वो खट्टे हैं मुझे खाने नहीं है, तो वो किसका सहारा लेगी, तो वो रक्षा तंत्र का सहारा लेगी। ठीक है, अब हमने रक्षा तंत्र के प्रकार, इसका पहले रक्षा तंत्र की परिभाषा लिख लेते हैं। रक्षा तंत्र क्या है, समझा तो दिया मैंने आपको, बट फिर भी, और हमेशा बोलती हूँ गाइस, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ ध्यान ना दीजिएगा। अगर आपको सही आती है उसको करेक्ट कर लीजिएगा, लिखते वक्त थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले रक्षा तंत्र को अहम रक्षा तंत्र भी कहते हैं। रक्षा तंत्र को अहम रक्षा तंत्र भी कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। यह वह विधि है, यह वह विधि है
जिसमें व्यक्ति कोई तर्क देकर या तर्क उपस्थित करके अपने समायोजन को बनाता है। ठीक है, इसको अहम रक्षा तंत्र भी कहते हैं और यह वह विधि है जिसमें व्यक्ति कोई तर्क देकर, कोई तर्क उपस्थित करके अपने समायोजन को बनाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ रक्षा तंत्र निम्न है। अब हम रक्षा तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार से हम किस प्रकार से समस्या से बच जाते हैं तर्क दे करके, उनको अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दमन। इसको बोलते हैं रिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रेशन। ये पहला प्रकार है। ए मैंने इसको दे दे, ए या क आप इस पे लिख सकते हैं। सबसे पहला रक्षा तंत्र का प्रकार है दमन। पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। इस रक्षा तंत्र में जो वस्तु व्यक्ति घटनाएं पीड़ा यानी दुख, इसको ब्रैकेट में लिख दी तो कष्ट, इसको हम बोलेंगे, पहुंचा रही हैं, उन्हें अचेतन मन में धकेल कर भूलने का प्रयास करता है। अतः इस रक्षा तंत्र को चयनात्मक विस्मरण भी कहते हैं। देखिए, इस रक्षा तंत्र में जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो घटनाएं यानी कोई भी चीज जो व्यक्ति को पीड़ा पहुंचा रही है, दुख पहुंचा रही है, कष्ट पहुंचा रही है, दुख की अनुभूति करा रही है, उन वस्तुओं को अचेतन मन में धकेल दिया जाता है। अचेतन मन आपको मैंने शुरुआत में पढ़ाया था, फ्राइड के द्वारा। चेतन मन, अचेतन मन, ये दो प्रकार थे, जिसमें और एक अर्ध चेतन मन था, जिसमें अचेतन मन में दुखद अनुभवों को रखा जाता था। ठीक है,
दुखद अनुभवों को रखा जाता था। तो इस प्रकार के जो दुखद घटनाएं हैं, जो दुखद वस्तुएं हैं, जो दुख पहुंचा रही हैं व्यक्ति को, उनको वो अचेतन मन में धकेल कर भूलने का प्रयास करता है और इसको चयनात्मक विस्मरण भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, किस रक्षा तंत्र को चयनात्मक विस्मरण कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा कि दमन रक्षा तंत्र को चयनात्मक विस्मरण भी कहते हैं। इसी को अहम कहाँ गया, इसके अंतर्गत आएगा अहम रक्षा। क्यों? अपने आप का हम बचाव कर रहे हैं, अपने ईगो का बचाव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसके अंतर्गत भूलने का प्रयास कैसे किया जाता है कि कोई भी पीड़ादायक चीज होती है, जिस प्रकार अंगूर वाला था कि उस लोमड़ी को अंगूर, जब वो उसको पता था वो ले नहीं सकती इतनी ऊंचाई से, तो वो क्या करती है, वो करती है कि वो जो अंगूर हैं, वो जो घटना ही है कि जहाँ वो गई थी, वो पेड़ मिला था और जहाँ अंगूर थे, उस घटना को ही भूलने का प्रयास करती है और अचेतन मन में धकेल देती है। ठीक है, उस घटना को ही जब वो भुला देगी तो उसके बाद समस्या ही नहीं आएगी, उसको चिंता ही नहीं होगी। इसके बाद अगला प्रकार हम गाइस अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखते देखते हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।